दिसंबर 1920 में कांग्रेस का होता है नागपुर अधिवेशन। दिसंबर 1920 ये क्या होता है? कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। इस नागपुर अधिवेशन में खिलाफत और सहयोग आंदोलन के कार्यक्रम को लेकर के चर्चा किया गया। साथ ही कांग्रेस के जो पुराने कार्य करने के तरीके थे, सिद्धांत थे, उन सिद्धांत में भी परिवर्तन हुआ। तो हम यही समझते हैं कि किस तरह से जो नागपुर अधिवेशन हुआ था 1920 में, इसमें परिवर्तन हुआ था। तो सबसे पहले जो चीजें हम समझना है कि कांग्रेस ने क्या किया कि असहयोग कार्यक्रम को अनुमोदित कर दिया। सबसे पहला जो काम हुआ था यहाँ पे, असहयोग कार्यक्रम को सहमति दिया। इसके बाद एक और सबसे महत्वपूर्ण काम हुआ कि कांग्रेस का जो सिद्धांत है, कांग्रेस के सिद्धांत में परिवर्तन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सिद्धांत में परिवर्तन। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पुराना सिद्धांत था, पुराना सिद्धांत क्या था कि संवैधानिक पुराना कार्य करने की जो शैली था कांग्रेस का, वो कार्य करने की शैली क्या था कि पुराने तरीके से स्वशासन की मांग, और इसी कारण से जो उदारवादी कांग्रेस है, उदारवादी कांग्रेस के विरोध करते थे उग्रवादी समूह के लोग, क्योंकि इसमें कांग्रेस हमेशा से याचिका एवं प्रार्थना की नीति को अपनाया था और इस नीति को कभी भी ब्रिटिश शासन के द्वारा नहीं माना गया था। पर कांग्रेस समझ रहा था कि परिस्थिति बदल चुकी है, समय बदल चुकी है और सरकार उनके बातों को नहीं मान रहे हैं, तो उन्होंने अपने सिद्धांत को परिवर्तित किया और नया सिद्धांत लेकर के उन्होंने आया। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से जो भी होगा, शांतिपूर्ण तरीके से जो भी उचित होगा, उचित कार्य, उचित तरीका नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से जो भी काम सही होगा, उचित होगा, पूर्ण तरीके से स्वराज की मांग। यानी कि अब कांग्रेस का सिद्धांत परिवर्तित हो चुका है और कांग्रेस जो असहयोग आंदोलन है, इस असहयोग आंदोलन को समर्थन देने की स्थिति में आ चुका है। क्योंकि शुरू में कांग्रेस यही मानते थे कि सरकार के काम में बाधा डालना, सरकार के कामों को छोड़ देना, हड़ताल करना, धरना देना, ये संविधान के अंदर नहीं है। संविधान के अंदर क्या है? सरकार के सामने अपने मांगों को रखना, उसमें भी शांतिपूर्ण तरीके से। सरकार अगर मानते हैं तो भी ठीक, और अगर नहीं मानते हैं तो फिर आगे की रास्ता अपनाया जाएगा, पर जो भी तरीका होगा वो संविधान के दायरे में रह करके करेंगे। पर कांग्रेस अब अपने सिद्धांत को बदलते हैं और अब अपने सिद्धांत को लेकर के आते हैं कि जो भी उचित होगा, चाहे हमें असहयोग का कार्यक्रम ही क्यों नहीं चलाना पड़े, लोगों को जोड़ करके सड़क पर ही लाना क्यों नहीं पड़े, पर जो भी चीज उचित होगा शांतिपूर्ण तरीके से हम उनका उपयोग करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे, हम जो विदेशी सामान है उनका बहिष्कार करेंगे। यानी कि कांग्रेस की रणनीति में अब परिवर्तन आ चुका है। इसके बाद क्या होता है कि कांग्रेस के अंदर जो नेता थे उसके रुख में भी परिवर्तन आए, खास करके जो लाला लाजपत राय थे और CR दास, जो शुरू में महात्मा गांधी के कार्यक्रम से असहमत थे, उन्होंने भी बाद के वर्षों में अपना सहमति प्रदान किया गया। दिसंबर 1920 INC का नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन। इसके साथ साथ एक और निर्णय लिया गया कि कांग्रेस की जो सदस्यता है, कांग्रेस में लोगों को जोड़ने के लिए और भी संख्या में लोगों को जोड़ा जाए, इसके लिए सबसे पहले जो चीज किया गया
प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया। भाषा के आधार पर प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन, प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन। अब तक क्या होता था कि सारे के सारे जो कांग्रेस के नेता थे सब पढ़े लिखे लोग थे। इसके वजह से जो सामान्य लोग थे, जो कम पढ़े लिखे थे या जो अंग्रेजी भाषा नहीं समझते थे, वो कांग्रेस के हिस्सा नहीं बन पाते थे। तो इसके बाद निर्णय लिया गया कि प्रांत के आधार पर, और प्रांत का निर्माण कैसे होगा, भाषा के आधार पर, अलग अलग भाषा वाले प्रांत के आधार पर एक कांग्रेस क्या किया गया कि कांग्रेस कार्य समिति के एक कमेटी का गठन किया जाएगा और इसमें अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा जाएगा, और अगर उसको उसी भाषा में समझाया जाएगा जिस भाषा को वो समझते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें जुड़ेंगे। इसके साथ एक और काम किया गया कि अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए जो कांग्रेस की सदस्यता का चार्ज था वो घटा दिया गया। कांग्रेस सदस्यता शुल्क कितना कर दिया गया, 25 पैसा। यानी कि कोई भी व्यक्ति 25 पैसा का शुल्क चुका करके कांग्रेस के सदस्य बन सकते थे, कांग्रेस के हिस्से बन सकते थे। तो इस तरीके से कांग्रेस को रिफॉर्म करने का भी प्रयास किया गया। नागपुर अधिवेशन जो 1920 में हुआ था, क्योंकि अब समय आ चुका था जब अधिक से अधिक लोगों को इस संगठन में जोड़ना जरूरी था, और पूरे भारत के प्रतिनिधित्व जब तक कांग्रेस नहीं करता, जब तक पूरे भारत के प्रतिनिधित्व करने के लिए इसमें शक्ति नहीं आता, तब तक कांग्रेस अपने आप को एक शक्तिशाली संगठन के रूप में स्थापित नहीं कर पाता। इसके बाद क्या हो गया कि कुछ नेता जैसे कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी अब भी कांग्रेस के कार्य करने के तरीके से असहमत थे, तो उन्होंने एक नया संगठन बनाया जिसका नाम था इंडियन लिबरल फेडरेशन। सुरेंद्र नाथ बनर्जी कांग्रेस से अलग होकर के एक नया संगठन बनाया, इंडियन लिबरल फेडरेशन। इसके बाद क्या हो गया कि ये चीज का निर्णय लिया गया कि ठीक है, चलो खिलाफत का मुद्दा सही है। गांधी जी ने ये भी कह दिया कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया जाएगा और सरकार के सामानों को बहिष्कार किया जाएगा, सरकारी सेवाओं की संस्थाओं की बहिष्कार किया जाएगा। पर इस आंदोलन के दौरान जिन कार्यक्रम को चलाया जाएगा, इन कार्यक्रम को भी इसमें निर्णय लिया गया, और इनमें दो तरह के कार्यक्रम चलाने की बात किया गया। पहला ध्वंसात्मक कार्यक्रम, ध्वंसात्मक या विध्वंसात्मक कार्यक्रम। तो अब हम समझते हैं असहयोग आंदोलन के दौरान जो कार्यक्रम चलाया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान कार्यक्रम, इनमें जो सबसे पहला कार्यक्रम जो अपनाना था वो था ध्वंसात्मक कार्यक्रम। ध्वंसात्मक कार्यक्रम यानी कि सरकार के विरुद्ध कार्यक्रम करना है। इनमें सबसे पहले उपाधि एवं राजकीय सम्मान वापस लौटा दिया गया। उपाधि एवं राजकीय सम्मान वापस लौटा दिया गया। नहीं, सरकार की तरफ से जितने भी उपाधियां दी गई थी उन सबको वापस कर दिया गया था। किसमें? इस कार्यक्रम के द्वारा। दूसरा चीज क्या किया गया कि सरकारी विद्यालय, सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार, सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार।
संस्थाओं का बहिष्कार, जिनमें कि क्या सब आते थे, तो विद्यालय, कॉलेज और न्यायालय। न्यायालय, इन सब का बहिष्कार कार्यक्रम की शुरुआत किया गया कि सरकार की जितने भी संस्थाएं हैं, इन संस्था से लोग इस्तीफा देना शुरू कर दिए, इन संस्थाओं से अपने आप को अलग करना शुरू कर दिया। इसके साथ क्या किया कि अपने आप को सरकारी सेवाओं से सरकारी सेवाओं का त्याग, नहीं, बहुत सारे लोग सरकारी सेवाओं का त्याग किया, जिनमें कि बहुत सारे वकील, जो बाद में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के में जिनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रहा, उनमें जवाहरलाल नेहरू भी थे, सरदार पटेल जैसे वकील। उन्होंने क्या किया कि सरकार के अंदर जो वकील के रूप में काम करते थे, उन सबको छोड़ दिया। इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण था, वो था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, नहीं, भारत ब्रिटेन का बहुत बड़ा बाजार था, बहुत बड़ा मार्केट था, और किसी भी सरकार को चलाने के लिए जो आर्थिक स्रोत है उनका मजबूत होना जरूरी है, तो लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना शुरू किया। इसके साथ साथ एक और काम क्या किया गया, कर न देने की बात की गई। कर न देने की बातें, नहीं, तो कर नहीं देना है, इन पर भी जोर दिया गया। तो ये था ध्वंसात्मक कार्यक्रम, जिनमें कि ध्वंस किया जा रहा है, सरकार की बातों को, सरकार के अंदर काम करने के तरीके को रोका जा रहा है। पर जो असहयोग आंदोलन है, जो असहयोग खिलाफत आंदोलन है, इसमें कई ऐसे काम भी किए गए जो रचनात्मक थे। कई सारे विद्यालय की स्थापना किया गया, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे स्कूल कॉलेज छोड़ चुके थे, पढ़ाई छोड़ चुके थे, तो उनके लिए कई सारे विद्यालय की स्थापना किया गया। तो अब हम समझते हैं कि किस तरह से रचनात्मक कार्यक्रम की शुरुआत किया जाता है। रचनात्मक कार्यक्रम, रचनात्मक कार्यक्रम मतलब कि कुछ संस्थाएं स्थापित किया गया, बहुत सारे ऐसे काम किए गए ताकि भारतीय लोगों को सीधा फायदा हो सके। इनमें पहला क्या किया गया कि राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना। राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना। इस दौरान राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना किया गया, जिसमें कि आप काशी विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया और कई तरह के विद्यापीठ की स्थापना किया गया। बिहार विद्यापीठ जैसे कई तरह के संस्थाओं की स्थापना किया गया, ताकि जो बच्चे अपना पढ़ाई छोड़ चुके हैं, उनको किसी तरह की नुकसान न पहुंचे, किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। दूसरा काम क्या किया गया कि रचनात्मक कार्यक्रम में जो कताई बुनाई उद्योग है, उनको प्रोत्साहन किया गया। कताई बुनाई को प्रोत्साहित किया गया।
उत्साहित किया गया। और इसका इसका स्वरूप देखने को क्या मिला कि बहुत सारे लोग जो चरखा चलाते थे, सूत काटते थे और खुद की खादी कपड़े बनाते थे। और इस आंदोलन के दौरान खादी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध भी हुआ, बहुत ज्यादा फेमस भी हुआ। बहुत सारे लोग खादी के सामान पहनना शुरू कर दिए, बाहरी वस्तुओं के बहिष्कार करना शुरू कर दिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर हम ये देखें तो हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिला इस आंदोलन के दौरान। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया गया। नहीं, इस कार्यक्रम में या इस आंदोलन के दौरान जिस चीज पे सबसे ज्यादा जोर दिया गया वो था हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने को लेकर के। इसके साथ अगर हम और चीजें को समझे तो स्वदेशी को बढ़ावा दिया गया। स्वदेशी का मतलब कि हम बाहरी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, अपने देश के अंदर सामानों का उत्पादन करेंगे और उन्हीं उत्पादन किए गए सामानों को क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। अब हम समझते हैं कि इस आंदोलन का प्रसार किस तरह से हुआ, यानी कि समाज के किन किन समूह के लोगों ने इसमें अपना बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। आंदोलन का प्रसार, अगर हम इस आंदोलन के प्रसार की बात करें कि समाज के किन किन हिस्सों तक यह आंदोलन पहुंचा था, तो सबसे पहले कि हजारों छात्रों ने स्कूलों का बहिष्कार किया। हजारों छात्रों के द्वारा स्कूल कॉलेज का बहिष्कार। कॉलेज का बहिष्कार यानी कि छात्रों ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। दूसरी चीज, अगर हम मध्यम वर्ग की बात करें या हम ये देखें कि जो लोग नौकरी पैसा थे उन्होंने किस तरह से दिया, तो बहुत सारे लोग अपनी नौकरी छोड़ करके इस आंदोलन में भाग लिए, जिनमें कि वकील सब बहुत ज्यादा थे। इसके साथ साथ कई ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत सारे शिक्षण संस्थाओं की स्थापना किया, जिनमें कि लाला लाजपत राय की बात करें या फिर आचार्य नरेंद्र देव की बात करें, सुभाष चंद्र बोस की बात करें, इन सब ने क्या किया कि इस आंदोलन में बहुत ज्यादा भाग लिया। इसके साथ साथ जो ये असहयोग आंदोलन था, असहयोग आंदोलन में सभी लोगों ने क्या किया कि अपने स्थानीय चीजों को जोड़ करके इस आंदोलन में जोड़ने का प्रयास किया। जैसे कि अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब में क्या हुआ कि पंजाब में जो गुरुद्वारा था, उन गुरुद्वारा में बहुत सारे भ्रष्ट महंतों का अधिकार था। तो इस दौरान हमें जो पंजाब की बात करें तो वहां पे गुरुद्वारा सुधार कार्यक्रम देखने को मिला। गुरुद्वारा में जो महंत लोग बैठे हुए थे उनको हटाया गया विरोध प्रदर्शन के द्वारा। इसके साथ साथ जिन प्रदेश में शराब की बिक्री होता था वहां पे महिलाओं ने शराब की दुकान पर धरना दी और उनका विरोध किया, शराब की दुकानों की तोड़फोड़ की, उनका लाइसेंस रद्द करवाया। तो देश के अलग अलग हिस्से में जो असहयोग आंदोलन था, ये असहयोग आंदोलन की व्यापकता बढ़ते जा रहा था। लोगों ने अपने स्थानीय मुद्दे को आधार बना करके इस आंदोलन में जुड़ने का प्रयास किया। जो असम में जो चाय बागान में मजदूर काम करते थे, वो मजदूर जो सरकार के अधिकारी थे या बागान मालिक थे, उनके विरुद्ध प्रदर्शन करना शुरू किया और अपना काम करना बंद कर दिया। उसके बाद कई सारे किसान आंदोलन भी इस दौरान देखने को मिला, जिसमें कि अवध का किसान आंदोलन, फिर मोपला विद्रोह। तो अलग अलग भागों में मुद्दा भले ही अलग था, लोगों ने अपने आप को असहयोग आंदोलन से जोड़ने का प्रयास किया और असहयोग आंदोलन से जोड़ करके इस आंदोलन को मजबूत करने का प्रयास किया।
अब बात आती है कि जब ये आंदोलन इतना व्यापक था, खास करके अगर इस आंदोलन की बात करें तो महिलाओं ने पहली बार भाग लिया था। बहुत सारी महिला भी इस आंदोलन में एक्टिव रही। उसके साथ साथ मजदूर, किसान, मतलब समाज के लगभग सभी वर्गों के लोगों ने इस आंदोलन में अपना योगदान दिया। अब बात आती है कि सरकार इस दौरान क्या कर रहे थे, क्योंकि सरकार जब ये आंदोलन इतना ज्यादा बढ़ रहा था तो किस तरह से सरकार के द्वारा प्रतिक्रिया हुआ। सरकार की प्रतिक्रिया, देखिए क्या हुआ कि 1921 में रीडिंग, जो उस समय के वायसराय थे, रीडिंग एवं गांधी के बीच वार्ता हुआ। गांधी के बीच वार्ता हुआ और इसमें कहा गया कि चूंकि ये आंदोलन बहुत ज्यादा व्यापक हो रहा है और कई जगहों पर छोटी मोटी हिंसा भी हो रहा है, तो गांधी जी को कहा गया कि ये आंदोलन रोके वो, पर गांधी जी ने ऐसा नहीं किया। दूसरी तरफ जो अली बंधु थे, अली बंधु ने कराची में, उसके बाद जो पंजाब के कई हिस्से हैं वहां पर उन्होंने सम्मेलन किया और उन सम्मेलन में कहा कि मुसलमानों को सेना में रहना क्या है, धर्म के विरुद्ध है। मुसलमानों को सेना में नहीं रहनी चाहिए, सेना से बर्खास्त मतलब सेना से इस्तीफा दे करके आंदोलन में भाग लेना चाहिए। तो जो रीडिंग है, रीडिंग ने गांधी से कहा कि वह अली बंधु ने जो भाषण दिया है, जो टिप्पणी किया है, उसका विरोध करे। गांधी समझ गया कि सरकार हिंदू और मुस्लिम के बीच एकता तोड़ना चाहता है। अगर गांधी अली बंधु की जैसे ही क्या करते कि उनका विरोध करते, उनके बातों पर उनको आलोचना करते, तो क्या होता है कि हिंदू मुस्लिम के बीच एकता समाप्त हो जाता और ये आंदोलन कमजोर पड़ जाता। तो जब गांधी ने ऐसा नहीं किया तो इसके बाद सरकार ने अपना प्रतिक्रिया शुरू किया, बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया। अली बंधु को क्या कर दिया गया कि देश से निकाल दिया गया। अली बंधु को देश निकाला दे दिया, देश निकाला दे दिया, यानी कि देश से निकाल दिया गया किसको, अली बंधु को। इसके बाद क्या हुआ कि सरकार के दमनात्मक कार्यक्रम जारी रहा। बहुत जगह जो प्रदर्शनकारी थे, जो आंदोलन में शामिल लोग थे, उन लोगों को गिरफ्तार किया जाता रहा। पर सबसे महत्वपूर्ण घटना आपको समझना पड़ेगा, वो था जो 5 फरवरी 1922 को हुआ था, चौरा चोरी घटना। उसको हम समझते हैं कि ये चौरा चोरी कांड क्या था। चौरी चौरा कांड 1922। तो हम समझते हैं कि चौरी चौरा कांड क्या था जो 1922 में हुआ था। देखिए ये चौरी चौरा जगह जो है ये कहाँ पे है, आज के चौरी चौरा है यूपी के गोरखपुर में ये जगह है। यहाँ पे क्या हुआ कि 5 फरवरी 1922 को एक घटना होता है। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे और इन प्रदर्शन करने वाले लोग के पास जो मुद्दा था वो ये था कि सरकार ने खाद्यान्न के दाम बहुत ज्यादा बढ़ा दिए थे, खाने पीने की चीजें बहुत ज्यादा महंगी हो गई थी, जिससे लोगों के जीवन मुश्किल हो गया था। दूसरी तरफ शराब के दुकानों को बंद कराने की भी ये लोग मांग कर रहे थे। जब ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे, इसी दौरान क्या करते हैं कि पुलिस अपना कार्रवाई करते हैं और कुछ लोगों को पीटते हैं, जिसके वजह से एक हिंसक झड़प होता है और हिंसक झड़प होने के बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ होता है। जो पुलिस के द्वारा कुछ गोलियां चलाया जाता है, इससे कुछ प्रदर्शनकारी की कुछ चोट भी लगते हैं, कुछ के मृत्यु भी हो जाते हैं। इसके बाद क्या हो गया कि ये जो भीड़ थे, ये लोग जो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, ये लोग उग्र हो जाते हैं और जो पुलिस थे उनको पीछा करते हैं,
पास का ही एक थाना था, उस थाना में पहुंच जाते हैं। प्रदर्शनकारी क्या करते हैं कि थाना को घेर करके उसमें आग लगा देते हैं। इससे 22 पुलिसकर्मी की मृत्यु हो जाते हैं। 22 पुलिसकर्मी की मृत्यु हो जाते हैं। और जैसे ही ये घटना होता है, इस घटना के बाद सरकार आंदोलन में शामिल लोगों के विरुद्ध और भी तेजी से कार्रवाई शुरू कर देते हैं। इसके बाद गांधी जी क्या करता है कि इस आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लेता है, क्योंकि अब उसको ये चीज समझ में आ रहा है कि अगर वो आंदोलन को जारी रखते हैं तो सरकार के पास अब एक बहाना है, और वो ये बहाना है कि प्रदर्शनकारियों ने लोगों का हत्या किया है, खास करके जो पुलिसकर्मी मारे गए हैं। तो सरकार अब इस चीज को जायज ठहरा करके लोगों पर कार्रवाई करेंगे और लोगों पर दमनात्मक कार्रवाई करके बहुत सारे लोगों को जेल में भी डाल सकते हैं, बहुत सारे लोगों को मार भी सकते हैं। तो इसके बाद गांधी जी निर्णय लेता है। गांधी जी उस समय कहाँ थे? बारदोली में थे, और वहीं से उन्होंने एक निर्णय लिया। 22 फरवरी 1922 को गांधी जी बारदोली में रहते हैं, और वहीं पे कांग्रेस कार्य समिति का बैठक होता है। बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति का बैठक। बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति का बैठक होता है, और इस बैठक में निर्णय लिया जाता है किस चीज का? कि आंदोलन वापस लिया जाएगा। निर्णय लिया जाता है आंदोलन वापस लिया जाएगा, यानी कि आंदोलन को क्या किया गया? वापस ले लिया गया। और जब आंदोलन वापस लिया गया तो बहुत सारे नेताओं ने इनका विरोध किया, क्योंकि ये आंदोलन लंबे समय से अब चल रहा है। फरवरी 1922 आ चुका है, बहुत सारे लोग इसमें जुड़ चुके हैं, और आंदोलन को भारत के हर भाग से लोग अपना समर्थन दे रहे हैं। तो बहुत सारे नेताओं ने इसका विरोध किया, जिनमें कि जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस आदि नेताओं ने इसका विरोध किया, और ये कहा कि ये कांग्रेस ये आंदोलन जारी रहनी चाहिए, क्योंकि अगर छोटी मोटी हिंसा हो भी जाती है, इतने बड़ा आंदोलन है, तो इसके वजह से इतना बड़ा आंदोलन को वापस नहीं लेना चाहिए, इससे जनता का मनोबल टूटेगा। और इसके बाद क्या किया गया कि मार्च 1922 में गांधी को गिरफ्तार किया जाता है, और उसको 6 वर्षों के लिए जेल भेज दिया जाता है। मार्च 1922 गांधी की गिरफ्तारी। गांधी को गिरफ्तार किया जाता है और 6 वर्षों के लिए जेल भेज दिया जाता है। यानी कि गांधी जी आंदोलन को वापस लेने का निर्णय ले चुका है, और इसके साथ ही गांधी को गिरफ्तार भी किया जा रहा है, और 6 वर्ष के लिए उसको जेल भेज देते हैं। और इसके बाद जो असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, वो असहयोग आंदोलन समाप्त हो जाते हैं। इस तरह से महात्मा गांधी के द्वारा नेतृत्व किया गया ये पहला राष्ट्रीय आंदोलन था, जो हम कह सकते हैं कि सफल नहीं रहा, पर कई ऐसे चीज था जो इस आंदोलन को महत्वपूर्ण बनाता है, जो इस आंदोलन को बताता है कि ये आंदोलन कहीं न कहीं अपने प्रभाव स्थापित करने में हद तक ही पर सफल रहा। अब सवाल ये उठता है कि गांधी 1 साल से चल रहा है ये आंदोलन, बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, अलग अलग भागों से भारतीय लोगों का समर्थन प्राप्त हो रहा है, समाज के लगभग सभी वर्ग के लोग इनमें जुड़ चुके हैं, महिलाएं, किसान, मजदूर, हिंदू और मुसलमान के बीच गजब की एकता देखने को मिलता है। इसके बावजूद भी गांधी इस आंदोलन को वापस क्यों ले लेता है? इसके पीछे के कारण को अब हम समझते हैं।
गांधी आंदोलन को वापस क्यों लेंगे? देखिए, इनमें जो सबसे पहला कारण है कि आंदोलन 1 साल से ज्यादा समय से जारी है और लोगों का अब जो सत्याग्रह है या जो अहिंसा है, इन सब चीजों को लेकर के विश्वास थोड़ा बहुत डगमगा रहा है और कई जगहों पे हिंसक घटनाएं बढ़ता जा रहा था। हिंसक घटना में वृद्धि, और जब हिंसक घटना में वृद्धि हो रहा था और इसका जो सबसे बड़ा व्यापक स्वरूप देखने को मिला वो मिला चौरा चौरी में, जो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। इसके बाद सरकार को ये बहाना मिल गया था कि सरकार चूंकि प्रदर्शनकारी क्या कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, तो इस हिंसा को सरकार के द्वारा हिंसा के द्वारा क्या किया जाएगा, खत्म किया जाएगा। और राज्य के पास बहुत बड़ी शक्ति होते हैं, राज्य के पास पुलिस होते हैं, उसका पास अपना नियम होते हैं, कानून होते हैं। तो जब राज्य की तरफ से हिंसा किया जाएगा तो ये लोगों के लिए, जनता के लिए बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता था। तो इस चीज को समझते हुए गांधी ने निर्णय लेता है कि वो क्या करना है कि इस आंदोलन को असह्य मतलब समाप्त कर देना है। दूसरी तरफ गांधी को ये महसूस हो रहा है कि अब जो आंदोलन का नेतृत्व है वो उनके हाथों से निकल करके जो हिंसक गतिविधियों के लोग हैं उनके पास पहुंचता जा रहा है। नहीं, नेतृत्व की बात करें तो जो आंदोलन का नेतृत्व है, नेतृत्व गांधी के हाथों से निकलकर हिंसक तत्वों के पास पहुंच रहा है। हिंसक तत्वों के पास पहुंच रहा है, यानी कि गांधी को अब ये महसूस हो रहा है कि ये आंदोलन का जो नेतृत्व है अब उनके हाथों से निकल करके जो लोग हिंसा में विश्वास करते हैं उनके पास पहुंच रहा है। और जब इस आंदोलन का नेतृत्व हिंसक तत्वों के पास पहुंचेगा तो व्यापक हिंसा होगा, जिससे सरकार की तरफ से, राज्य की तरफ से भी हिंसा किया जाएगा और इससे भारी नुकसान हो सकता है। तीसरी बात कि समय के बढ़ने के साथ आंदोलन क्या हो रहा है, उबाऊ, आंदोलन उबाऊ होते जा रहा है, उबाऊ होते जा रहा है। क्योंकि समय बढ़ने के साथ ही क्या हो रहा है कि आंदोलन उबाऊ होते जा रहा है और इस उबाऊपन से बचाने के लिए क्या जरूरी है कि इस आंदोलन को रोका जाए, स्थगित किया जाए। और एक और महत्वपूर्ण चीज, जिस चीज को लेकर के यह आंदोलन शुरू हुआ था उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा था वो था खिलाफत का मुद्दा। तो खिलाफत के मुद्दे को लेकर के तुर्की को क्या किया जा चुका है, तुर्की पर कई तरह की संधि थोपा जा चुका है और इस संधि के द्वारा तुर्की को जो करना था वो हो चुका है। अब तुर्की का मुद्दा भी धीरे धीरे समाप्त हो चुका है। तुर्की में क्या होता है अगर हम देखें, खिलाफत के मुद्दा का अप्रासंगिक होना, अप्रासंगिक होना। क्यों ये मुद्दा अप्रासंगिक हो चुका है? क्योंकि तुर्की में एक व्यक्ति सत्ता में आते हैं जिसका नाम है मुस्तफा कमाल पाशा। नहीं, मुस्तफा कमाल पाशा आधुनिक सोच वाले व्यक्ति थे। इन्होंने खुद ही जो सुल्तान है, जो तुर्की के खलीफा थे, उनके पदों को काफी कम कर दिया और बाद के वर्षों में क्या किया गया, नवंबर 1922 और बाद के वर्षों में इन्होंने खलीफा के पद को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। तो खिलाफत का मुद्दा भी क्या हो चुका है कि कमजोर हो चुका है, जिससे मुसलमान लोगों का समर्थन धीरे धीरे घटता जा रहा है। और जितने भी मुस्लिम नेता थे जो खिलाफत के मुद्दे को लेकर के ये आंदोलन शुरुआत किए थे, उनमें से जो अली बंधु थे, जो सबसे प्रसिद्ध नेता थे, उनको इस देश से ही निकाला जा चुका है। तो इसके वजह से भी ये आंदोलन कमजोर पड़ रहा था। इन सब कारणों को देखते हुए गांधी ने क्या किया कि इस आंदोलन को
वापस ले लिया और इस तरीके से खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया। पर एक सवाल समझना जरूरी है कि इस आंदोलन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या सीखा और उनको क्या प्राप्त हुआ। अगर इस आंदोलन को हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नजरिए से देखें तो ये आंदोलन क्या था। आंदोलन का मूल्यांकन। आंदोलन का मूल्यांकन कि ये आंदोलन किस तरीके का रहा। तो इनमें सबसे पहला चीज जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है कि जनाधार में वृद्धि। जनाधार में वृद्धि का मतलब कि बहुत सारे लोग इसमें जुड़े, क्योंकि 1920 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ तो इसमें यही कोशिश किया जा रहा था कि किस तरह से ज्यादा लोगों को इसमें जोड़ा जा सके। तो इसके जनाधार में वृद्धि हुआ, महिलाएं जुड़ी, किसान, बच्चे, जो स्कूली छात्र थे वो जुड़े, जो कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी थे वो इसमें जुड़ गए। तो उसके जनाधार में काफी वृद्धि हुआ। दूसरा कि गांधी ने सबसे महत्वपूर्ण काम ये किया कि जो क्षेत्रीय मुद्दा अब क्या हो गया कि कांग्रेस के साथ जुड़ना प्रारंभ हो गया। जो मजदूर अपने मांगों को लेकर के जो खिलाफत और सहयोग आंदोलन है इससे जुड़ गया। जो किसान थे वो टैक्स को लेकर के, कर को लेकर के इस आंदोलन से जुड़ गया। तो बहुत सारे व्यापक जनाधार तो प्राप्त हुआ ही, साथ में इसमें बहुत सारे अलग अलग समूह के लोग भी इससे जुड़ते चले गए। इसके साथ साथ जो रचनात्मक कार्यक्रम है, तो रचनात्मक कार्यक्रम में भी क्या हो गया कि बहुत ज्यादा चीजें देखने को मिला। बहुत सारे स्कूल खुले, कॉलेज खुले जिनमें लोग शामिल हुए। और इसके साथ साथ जो स्वदेशी कार्यक्रम है, स्वदेशी कार्यक्रम, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार करने से जो भारतीय व्यापारी थे, भारतीय व्यापारी के पास एक नया अवसर मिला कि वो अपना सामान अब बना करके भारत के लोगों में बेच सकते थे। तो इस तरह से स्वदेशी कार्यक्रम को प्रोत्साहित मिला। तो कुल मिलाकर के जो खिलाफत और सहयोग आंदोलन था, भले ही ये असफल रहा, पर कई मामले में इन्होंने जो एक राष्ट्रीय आंदोलन होना चाहिए जिनमें कि पूरे देश को एक मुद्दे पर जोड़ करके सरकार के विरुद्ध जो काम करना है, गांधी के नेतृत्व में वो आंदोलन की शुरुआत हो चुका है। और इसके बाद गांधी जी के द्वारा कई अन्य आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।